Hello everyone, I welcome you all to this video. This is शशांक त्यागी। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपको अप्रोच कैसे करना है, स्टडी मटेरियल क्या होगा, ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या होंगे, साथ में मेरिट लिस्ट में टॉप पे जाने के लिए दो जो महत्वपूर्ण पिलर्स रहेंगे प्रिपरेशन के, उनकी बात की थी, आंसर राइटिंग एंड पॉलिटिकल साइंस इन पॉकेट। व्हेन आई से इन पॉकेट आई लिटरली मीन इट, यानी कि हर किसी को अपने साथ एक डायरी मेंटेन करनी है, छोटी सी डायरी, छोटा सा एफर्ट, और आने वाले 2 महीने में ही आपको पता लग जाएगा कि वाई आई वॉज सो स्पेसिफिक अबाउट इट। देखिए, आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं, कंटेंट पे आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअल में पॉलिटिकल साइंस है क्या, राजनीति विज्ञान है क्या, शब्द से लेकर और पूरे सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम जानेंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ टर्मोलॉजीज को जो कि आने वाली जर्नी में बहुत ही ज़्यादा महत्ता रखती हैं। मैंने देखा है कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कोर्स कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का। आप पूछिएगा अपने आसपास में कितने सारे स्टूडेंट्स से पॉलिटिकल साइंस पूरा हो चुका है, बट व्हेन इट कम्स टू डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सिंपल टर्मिनोलॉजीज दे आर नॉट एबल टू डू दैट। बहुत ही बेसिक सी जो बातें होती हैं वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सब्जेक्ट का भी सम्मान करना है, अपने समय का भी सम्मान करना है और मेरिट लिस्ट में आना है। तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग हमें किसकी बनाने की, पॉलिटिकल शब्द का क्या मतलब होता है, पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है। फिर हम इसके बाद जाएंगे बैकग्राउंड ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर, कैसे पश्चिम की राजनीतिक विचारधारा बनी, क्या है वो, और कैसे वो ईस्टर्न यानी कि जो पूर्वी क्षेत्र है उसकी विचारधारा से अलग है। बहुत ही बेसिक से बात करूंगा, मतलब मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको केवल एक चीज़ अपने साथ रखनी है, एक राइटिंग पैड और एक पेन। ये आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ तो कई चीज़ें डिस्कशन में ऐसे निकल कर आती हैं जो स्लाइड में नहीं होंगी, क्योंकि स्लाइड में सब कुछ हमने डाल दिया तो स्लाइड जो है वो बोरिंग हो जाएगी। और जो डिस्कशन होता है, कई सारी चीज़ें वहीं से निकलती हैं, है ना। कुछ चीज़ें डेफिनेशंस में नहीं होती, और वो डिस्कशन, वो एग्जाम्पल दिमाग में आपके बैठ जाते हैं और वो एग्जाम में आपको बड़ा हेल्प करते हैं। तो देखिए, जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में ये पॉलिटिकल का मतलब क्या है। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस, दो शब्द, पॉलिटिकल एंड साइंस, राजनीति विज्ञान। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये शब्द ना सुना हो, राजनीति, बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना। तो एक्चुअल में ये वर्ड आया कहां से, है ना, पहले ये जानना है हमको। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में जो वर्ड पॉलिटिकल है, इसका ओरिजिन बताया जाता है वर्ड पॉलिस, POLIS। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा जो कि वर्तमान में जहां पर ग्रीस है, मेडिटेरियन सी के ऊपर, उस एरिया की सबसे प्रचलित जो भाषा है उसको हम लैटिन कहते हैं। आपने देखा भी होगा कि आपकी बेसिक एनसीईआरटीज में भी और कई सारी रेफरेंस बुक्स में भी कई सारी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, आप देखते हो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। आपने सुना होगा इसके बारे में। जब मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को लेकर चलूंगा तो आपको यह भी पता लगेगा कि ऐसा क्यों है कि साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, कई बार मैथ्स की बात करें, तो उसका ओरिजिन कई सारे शब्दों का वो मिलता जो है वो ग्रीस में मिलता है। मैथ्स में आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, ग्रीस। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रीस हमारी पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट के ओरिजिन में रूट्स की तरह है, जड़ों की तरह है। हम भारत की भी बात करेंगे, जब इंडियन पॉलिटिकल थॉट पर आएंगे हम उसकी बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि यह शब्द कहां से है, पॉलिस से है। और पॉलिस शब्द का मतलब होता है सिटी स्टेट। हिंदी में इसको कहते हैं नगर राज्य। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं जो अभी आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपको
हिंदी के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड वाले सेक्शन में अपलोड कर दिए जाएंगे। जो भी कोर्स में एनरोल होता है तो उसके साथ आपको पीडीएफ का नीचे डाउनलोड का ऑप्शन होता है, तो यू कैन रीड फ्रॉम दैट। यहां पर सुनना है, समझना है, रिलेट करना है। आपको ये मानकर चलना है कि आप क्लास में बैठे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लेक्चर सुन रहे हो और मम्मी खाना खिला रही हैं, ठीक है, कहीं उठ के जा रहे हो फिर सुन रहे हो, नहीं। जिस आप यहाँ पर एक बार अपनी प्रेजेंस को यहाँ पर ले आओ, इट्स मोर देन एनफ। इतनी आसान है पॉलिटिकल साइंस। तो देखिए, नगर राज्य है क्या? ये नगर राज्य, नीचे आपको एक इमेज देख रही होगी, दिस इज स्पार्टा। आपने देखी है मूवी 300? काफी पॉपुलर मूवी है। तो ये 300 मूवी में दिखाया क्या हुआ है कि स्पार्टा है, क्योंकि जहां पर आज ग्रीस है वहां पर एक सिटी स्टेट होता था, एक छोटा शहर नुमा राज्य होता था जिसका नाम था स्पार्टा, और उसकी जंग दिखाई हुई है। तो ऐसे में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पहली बात तो ये राज्य का मतलब क्या है। देखिए, राज्य का, स्टेट का मतलब ये है कि एक टेरिटरी, एक क्षेत्र जिसमें कि एक निश्चित पॉपुलेशन, जिसमें कि एक सरकार है जो कि उस पॉपुलेशन के लिए नियम कानून बनाती है और वो नियम कानून मानती है पॉपुलेशन। और ये जो क्षेत्र है इसकी अपनी एक संप्रभुता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सोवनिटी है। यानी कि जब मैंने स्टेट शब्द का इस्तेमाल करा, स्टेट शब्द, एक तो स्टेट आप सुनते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां इससे मतलब नहीं है। स्टेट यहां पर शब्द का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र। आप अपने घर का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके घर का एक निश्चित क्षेत्र है कि नहीं? ऐसा थोड़ी ना है कि कल आप कहते हैं इस पड़ोसी का घर भी मेरा है, परसों कहते हैं नहीं इस पड़ोसी का घर भी अब मेरा है। कुछ ऐसे तो सर्कुलेशन नहीं होता ना। एक निश्चित क्षेत्र है आपके घर का, तो यानी कि स्टेट का भी एक निश्चित क्षेत्र होता है। स्टेट की एक निश्चित पॉपुलेशन होती है। 4 पॉइंट्स याद रखिएगा स्टेट के बारे में। पहला क्या है? एक फिक्स क्षेत्र है, टेरिटरी है। दूसरा एक फिक्स पॉपुलेशन। भाई आपके घर की बात करें तो आज प्रेजेंट में एक निश्चित पॉपुलेशन होगी ना। ऐसा तो नहीं कि कल कोई भी आ रहा है और कह रहा है कि मैं आपके घर का सदस्य हूं, फिर वो जा रहा है कह रहा है अब मैं आपके घर का सदस्य नहीं हूं। ऐसा तो नहीं ना। एक निश्चित आपकी एक फैमिली की एक स्ट्रेंथ है कि भाई इतने नंबर्स। दूसरा हो गया। तीसरा गवर्नमेंट, सरकार। सरकार को हम डेप्थ में भी जाएंगे अभी, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से मैंने अलग से दिया हुआ है कि गवर्नमेंट और स्टेट पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट का आप मतलब ये मान लीजिए कि जिस पर शासन हो रहा है और जो शासन कर रहा है उसके बीच के जो संबंध है, जो ढांचा है, वो गवर्नमेंट है। अब मान लीजिए आपके घर में भी एक सरकार है, भाई फादर हैं या मदर हैं, और उसके नीचे या ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं। ज्वाइंट फैमिलीज में होता है ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, कई फैमिलीज में होता है ग्रैंड मदर ने कहा ये मतलब वही, ग्रैंडफादर ने कहा ये मतलब वही। शासन चल रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि एक गवर्नड है। गवर्नड कौन होता है? जिसके ऊपर शासन किया जाता है, ठीक है। और एक गवर्न करने वाला है जिसको हम रूलर कहते हैं, ठीक है ना। और रूलर की परिभाषाएं अलग अलग है। अभी आपके दिमाग में आता है रूलर मतलब कोई राजा, सिकंदर महान। यहाँ पर मतलब क्या है? एक शासन करने वाला है, एक शासन जिस पर हो रहा है। तो जिस ढांचे के तहत ये सब चल रहा है, जो जुड़ाव है, जो ढांचा है, वो क्या है? गवर्नमेंट है। क्लियर है? तो यानी कि स्टेट शब्द में क्या हो गया? टेरिटरी बता दिया आपको, एक घर का निश्चित क्षेत्र है आपका। फैमिली की एक नंबर है, फिक्स स्ट्रेंथ है आपकी। तीसरा गवर्नमेंट, और चौथा है संप्रभुता, सोवनिटी। सोवनिटी का मतलब होता है कि आपके घर के फैसले कोई बाहरी व्यक्ति इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आप अपने घर से संबंधित फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आप मानना चाहें किसी और का अपनी मर्जी से, बात अलग है, लेकिन आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपने इस क्षेत्र से संबंधित फैसले लेने के लिए, इस जनता से संबंधित फैसले लेने के लिए, इस क्षेत्र में कानून बनाने के लिए, इंप्लीमेंट कराने के लिए।
तो मुझे बताओ, आपकी जो फैमिली का स्ट्रक्चर है उसमें जैसे ये चल रहा है, शासन है, तो क्या ऐसा होता है कि भाई पड़ोसी ने कहा नहीं इसको ये कराना है, इसको ये कराना है, इसको ये नहीं कराना है, तो क्या ज़रूरी है कि आप उनके फैसले मानने के लिए बाध्य हैं? नहीं ना। आपका परिवार, आपका घर अपने आप में क्या है? संप्रभु है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से तो क्या हो गया, आपका घर भी क्या हो गया? एक स्टेट हो गया। तो क्या घर को स्टेट नहीं कहना चाहिए? देखिए, बहुत ही छोटे रेफरेंस में ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया, लेकिन आप भी पूरी तरह संप्रभु नहीं है, क्योंकि आपका घर, आपके घर की बिजली, आपके घर के नियम आपको लगता हो कि आप खुद बनाते हैं, नहीं, सरकार बनाती है। सरकार ने कहा लॉकडाउन बाहर दिखने नहीं चाहिए, धारा 144 लगी हुई है, उठाकर ले जाएंगे अगर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे मिले तो। हो गया ना। अगर सरकार ने कहा कि भाई एक निश्चित टेस्ट सबको कराना ही कराना, मान लीजिए मैंडेटरी कर दिया, करना पड़ेगा। आपके घर का नक्शा, सरकार ने कहा, जैसे सिटीज होते हैं फॉर एग्जांपल ग्रेटर नोएडा, चंडीगढ़, जहां हर जगह आजकल होता है कि जो आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है वो कहती है एक नक्शा आपको हमसे पास कराना पड़ेगा अपने घर का, अगर हमसे पास किए बिना आपने बिल्डिंग बना दी, गिरा देंगे उसको, इलीगल है। तो क्षेत्र आपका था, घर आप कह रहे थे कि संप्रभु, संप्रभु नहीं है, सरकार गिरा सकती है। गॉट इट। तो यहां पर तो राज्य का मतलब मैंने आपको बताया। इसके बाद सिटी का मतलब क्या है? एक शहर। मैं आपको बता दूं, वर्तमान में जो हम शब्द यूज करते हैं राष्ट्र, नेशन, ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है, आधुनिक काल का कंसेप्ट है। हम इस टाइम पर बात करें एंशियंट की, प्राचीन काल की, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है इसका ओरिजिन एंशियंट में है। और जिस समय की मैं बात करूं उस टाइम पर नेशंस नहीं होते थे, राष्ट्र नहीं होते थे, इतने बड़े साइज के राष्ट्र नहीं होते थे। अब आप कहेंगे सर हमने तो सुना है बड़े साम्राज्य भी होते थे एंशियंट में। देखिए, साम्राज्य एक अलग चीज है और राष्ट्र एक अलग चीज है। राष्ट्र पर मैं अलग से आऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि सिटी एक शहर के स्तर पर, शहर का एक निश्चित क्षेत्र है, शहर में एक निश्चित पॉपुलेशन है, शहर की एक निश्चित सरकार है, और इसी शहर की एक निश्चित संप्रभुता है कि अपने से जुड़े फैसले खुद लेगा। तो ये क्या होगा? सिटी स्टेट होगा। तो पॉलिस शब्द का मतलब होता है सिटी स्टेट, और कई सारे एग्जाम्पल सिटी स्टेट के, जैसे स्पार्टा, एथेंस, फ्लोरेंस, जहां पर आज इटली है वहां पर कभी फ्लोरेंस होता था। इटली कई सारे सिटी स्टेट से मिलकर बना है। जब हम मैकियावेली की बात करेंगे तो बड़ी ही खूबसूरती से आप समझेंगे कि मैकियावेली बनने में भी एक रीजन था इन सिटी स्टेट्स का। जानेंगे उस बात को भी। आप में से कई सारे लोग इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर भी बनना चाहते होंगे, एस्पिरेशंस होंगी, और मैकियावेली जिस थिंकर के बारे में मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, ही वॉज ऑल्सो अ डिप्लोमेट। तो देखिए, इसके आगे हम बात करते हैं जो पॉलिटिक्स शब्द है। ये तो बताया पॉलिस, पॉलिस का मतलब क्या होता है? सिटी स्टेट, नगर राज्य। जो पॉलिटिक्स शब्द है इसका मतलब होता है अफेयर्स ऑफ द सिटीज, यानी कि शहर के जो विभिन्न मुद्दे होते हैं, उसकी जो कार्रवाई होती है, जो एक्टिविटीज होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स कहते हैं। आपके सामने आ रहा होगा, शो हो रहा होगा, इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर एसोसिएटेड विद मेकिंग डिसीजंस इन ग्रुप और अदर फॉर्म्स ऑफ पावर रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। आसान भाषा में आप ऐसे सुनिए, आप अभी तक पॉलिटिक्स शब्द का उपयोग तो करते ही आ रहे हैं, जैसे यार ये बड़ा पॉलिटिक्स करता है, ये बड़ी पॉलिटिक्स करती है, मैं तो इससे दोस्ती नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स करती है, पॉलिटिक्स करता है। तो पॉलिटिक्स को जनरली नेगेटिव कोनोटेशन से देखा जाता है, एक नकारात्मक संदर्भ में समझा जाता है कि राजनीति करता है, तो राजनीति कर रहा है, तो ऐसी तो जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिक्स के बिना ये लाइफ जितनी स्टेबल आप जी पा रहे हैं ना, नहीं जी पाएंगे। क्योंकि पॉलिटिक्स का एक्चुअल मीनिंग है कुछ ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटीज, कुछ ऐसे क्रियाकलाप आपके जिसके बिहाफ पर फैसला लिया जाता है ग्रुप के लिए। एग्जाम्पल देता हूं आपको। कल मैंने बात की थी कि जैसे हर चीज का एक ओरिजिन होता है, तो इसी तरीके से
जो ये राज्य हुई, सरकार हुई, तो इनका भी एक ओरिजिन होगा, इनकी भी एक समय पर जरूरत पड़ी होगी। यानी कि एक समय पर जब ये सब नहीं था, यानी कि एक सरकार नहीं होती थी, कोई नियम बनाने वाली संस्था, नियम को इंप्लीमेंट कराने वाली संस्था, मीन्स अ रूल मेकिंग इंस्टीट्यूशन, अ रूल इंप्लीमेंटिंग इंस्टीट्यूशन वॉज नॉट देयर एट दैट टाइम। लोगों ने सोचा कि यार हमें रास्ते चाहिए बनाने के लिए, हमें कुछ नियम चाहिए कि यार ये प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी है, हमें अपने दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ सुविधाएं चाहिए, जैसे हमें ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, हमें सड़कें चाहिए। तो ऐसे में अगर सभी के सभी लोग सोचें कि चलो हम ही इन कामों में जुड़ जाते हैं, हम ही सड़कें बना लेते हैं, हम ही बिजली बिजली तो काफ़ी बाद में ही, हम ही जो है ड्रेनेज सिस्टम बना लेते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल था? नहीं, क्योंकि वो वायबल भी ना होता। अल्टीमेटली करा क्या हमने, आप ऐसे समझिए, देखिए हर कोई अलग अलग काम करेगा तभी जाकर ये पूरा सिस्टम चल पाता है, क्योंकि जो जो क्लोथ्स हमने पहने हुए हैं वो किसी और ने बनाए, तभी तो हम पहन पाए। जिस लैपटॉप का मैं यूज कर पा रहा हूँ किसी और ने बनाया, तभी तो हम यूज कर पा रहे हैं। तो यानी कि वी आर इंटरलिंक्ड, और इंटरलिंक्ड हैं और सही से व्यवस्था चल रही है तभी चल पा रही है जब हमने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी कि तुम कानून बनाओ, तुम फैसला लो किसको कितना मिलेगा, तुम कानून बनाओ, तुम फैसला लो किसको कितना मिलेगा। यानी कि ये हमने कहा कि तुम फैसला लो, ये हमने कहा कि तुम फैसला लो किसको कितना मिलेगा, तुम कानून बनाओ। यानी कि हम में से ही कुछ लोगों ने जब जिम्मेदारी ली कि इस समूह के लिए, ये जो ग्रुप है हमारा, जैसे देश है हमारा, इस ग्रुप के लोगों के लिए कानून कैसे बनेंगे, किसको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, तो ये सब कब हो पा रहा है? व्हेन देयर इज पॉलिटिक्स। क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसे फैसले जिससे कि हम एक समूह के लिए ये फैसला ले पाते हैं कि भाई किसको कितना मिलेगा, कौन सा नियम बनेगा, कैसे नियम इंप्लीमेंट होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? राजनीति कहते हैं, राज करने की नीति कहते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर पॉलिटिक्स ना हो, है ही नहीं पॉलिटिक्स, तो इसका मतलब समझते हैं आप क्या है? किसी के ऊपर कोई नहीं है कानून बनाने वाला, किसी के ऊपर कोई नहीं है कानून को इंप्लीमेंट कराने वाला, किसी के ऊपर कोई नहीं है जो फैसला लेगा कि किसका क्या हक है। क्या आप ऐसी स्थिति में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। हम आप इतने शांत चित्त से इस वजह से बैठे हैं, मैं इस वजह से ऐसे बिल्कुल शांत से बात कर रहा हूं, आप इस वजह से बिल्कुल शांति से सुन रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि यार हाँ, कि सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो पुलिस की है, वो पुलिस देख रही है। हाँ, अगर कुछ गलत होता है तो मेरे पास अदालत है, मेरे पास पुलिस है, मेरे पास अधिकार है, तभी तो यानी कि राजनीति का जो संदर्भ यूज किया जाता है नेगेटिव वाला है, बहुत ही छोटा मीनिंग है। राजनीति इज अ नेसेसिटी, यानी कि पॉलिटिक्स इज अ नेसेसिटी, राजनीति एक आवश्यकता है। द एकेडमिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज रेफर्ड एज पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिक्स तो क्या क्या कहा मैंने? कुछ एक्टिविटीज है समूह के लिए, रूल बनाना, इंप्लीमेंट कराने के लिए, कैसे शासन किया जाएगा, है ना, किसको क्या मिलेगा। अब जब हम इसी का एक सब्जेक्ट बनाकर पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। अब देखिए, ये तो हुई पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स की बात। एक शब्द है पॉलिटी, हिंदी में इसको कहते हैं राज व्यवस्था। इसको पॉलिटी का मतलब होता है पॉलिटिकल सिस्टम, राज व्यवस्था। अब ये क्या है भाई? देखिए, पॉलिटिक्स तो एक्टिविटीज थी, लेकिन एक बात जरा ध्यान रखिए कि प्रकृति ने हमें एक चीज सिखाई है, सिस्टम, सोलर सिस्टम, अर्थ सन का एक फिक्स रिलेशन है।
आपने सुना है कभी कि अर्थ ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, अब जो है अ, अभी तो 365 डेज हम जैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, चलो ऐसा करते हैं टाइम चेंज करते हैं, चलो ऐसा करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी चेंज कर देते हैं, चलो ऐसा करते हैं डिस्टेंस को फ्लक्चुएट कर देते हैं। कि ऐसा होता है? नहीं। एक सिस्टम है। फोटोसिंथेसिस, अगर फूड भी बन रहा है, प्लांट ग्रो हो रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो एक सिस्टम है। ये रिएक्शन होगी, इसका ये आउटपुट होगा। हमारी बॉडी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट की एक निश्चित रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हार्ट है, दिल है, इसकी एक ही काम है, ये क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। क्या हार्ट सोचने का काम कर सकता है? नहीं, नहीं करता ना। तो इसी तरीके से राज व्यवस्था में क्या होता है, पॉलिटी में क्या होता है, जो ये पॉलिटिक्स होता है, इसका एक सिस्टम आ जाता है बस, कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसका क्या पद है। आप देखिए, जीएस पेपर 2 में आपका जो टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में भी पेपर 1 का सेक्शन बी जो है, वहां पर आप पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी, पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटी। क्योंकि पॉलिटी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। आप पॉलिटिक्स का पार्ट बनना जा रहे हैं या पॉलिटी का? आप राज व्यवस्था का भाग बनने जा रहे हैं। राज व्यवस्था का भाग क्यों? क्योंकि यही राज व्यवस्था का एक अंग है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? शासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो ऐसे में पॉलिटी का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल सिस्टम, राज्य व्यवस्था। पॉलिटिक्स एक्टिविटीज के बारे में है। इन्हीं एक्टिविटीज को जब हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस होता है। और जब हम इसमें अलग अलग ऑर्गन को पढ़ते हैं, अच्छा ये प्राइम मिनिस्टर का पद है, ओके, प्राइम मिनिस्टर ये कर सकता है। अच्छा ये सीएम का पद है, ओके, ये कर सकता है। क्या आपने ऐसा सुना है कि सीएम कहे कि नहीं, मैं तो अब दुनिया के लिए फैसले लूंगा? एक यूपी का सीएम कहे कि मैं दुनिया के फैसले लूंगा, दिल्ली का सीएम कहे मैं पूरे देश के लिए फैसले लूंगा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। क्या अरविंद केजरीवाल कहें कि भाई अब से, अभी तक तो मैं जब रात को सोया था तब तक तो मैं दिल्ली का सीएम था, दिल्ली के लिए फैसले ले रहा था, लेकिन रात को सपने मुझे अन्ना हजारे आए और अन्ना हजारे ने कहा कि तुम्हारी मुहिम जो है दिल्ली तक रुकनी नहीं चाहिए, तुम्हें देश के लिए फैसले लेने हैं, और मैं आज से देश के लिए फैसले लूंगा दिल्ली सीएम के पद पर। क्या दिल्ली सीएम के पद पर बैठकर आप देश के लिए फैसले ले सकते हो कि देश आपकी माने? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वी आर इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। हम एक व्यवस्था में हैं, और व्यवस्था में सीएम यहां है और पीएम वहां है, और हर किसी का अपना दायित्व है, हर कोई अपने आप में इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? तो यानी कि पॉलिटी सिस्टम की बात है। जैसे पीएम है, डीएम है, पीएम है, सीएम है, और डीएम है। डीएम के अपने दायित्व। डीएम ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि आई एम गोइंग टू टेक डिसीजंस फॉर द होल स्टेट। नो, यू कैन नॉट। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर डिस्ट्रिक्ट। जब मैं आपसे बात कह रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि very less people go so deep in this particular section, and I have a reason to do this. मेरे एक रीज़न है जिस वजह से मैं इतने डीप में जाके आपको एग्जांपल देकर इन पर हिट कर रहा हूँ। रीज़न ये क्योंकि आपको यूपीएससी में टॉप रैंक्स लानी है, और टॉप रैंक्स केवल नॉलेज से नहीं आती। यूपीएससी जो है ये एटीट्यूड का एग्ज़ाम है। अगर आपने वो एटीट्यूड स्टैब्लिश कर लिया अपने अंदर, जो कि एक भावी ब्यूरोक्रेट में होना चाहिए, नो वन कैन स्टॉप यू। लेकिन वो एटीट्यूड आएगा कैसे? क्या प्रवचन सुनने से आएगा? क्या किसी एक सब्जेक्ट के नोट्स को रटने से आएगा? नहीं। वो आएगा जब आप इस जॉब की और इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को
कैच कर लेंगे। आई नो talented aspirants many talented aspirants they have good academic records, hard working है, but still they are struggling because they have not, you know, connected themselves to the approach which is demanded by UPSC. आपने सुना होगा कि कुछ लोग प्रीलिम्स से 6 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में दे आर इन द मेरिट लिस्ट। कई लोग 3 साल हो जाता है, नहीं हो पाते। इसका मतलब ये नहीं है जिसका 3 साल नहीं उसके पास नॉलेज नहीं, नॉलेज होगी अगर उसने मेहनत की हो, बट यूपीएससी की डिमांड अलग है। यही डिमांड है जो इस एग्जाम्पल मैंने आपको उसका एक हिंट दिया है कि सिस्टम, you have to become part of a system and you are going to be an element of system. मैं जब यहाँ सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो सिस्टम यहाँ तो है ही, साथ में पेपर 2 के सेक्शन ए के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी मैं सिस्टम की बात करूँगा, सिस्टम अप्रोच की बात करूँगा। और जब मैं ये बात करता हूँ तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम डेफिनेशंस, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द नीड ऑफ इंडियाज ब्यूरोक्रेसी। मैं उससे कनेक्ट करके आपको समझाना चाह रहा हूँ जिससे आपको क्लिक हो जाए और आप में एटीट्यूडिनल चेंजेस आए, जिससे कि आपका ये जो सफ़र है ये आसान हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। तो सिस्टम का पार्ट बनना है, एक निश्चित रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फुलफिल करना है। और कोई छोटा या बड़ा नहीं है, छोटा बड़ा इज अ रेफरेंस। पॉलिटिकल सिस्टम में हर एक बिंदु का अपना एक महत्व है, हर एक बिंदु का अपना महत्व। हर एक बिंदु जब सही से काम करेगा तभी ये पॉलिटिकल सिस्टम चल पाएगा। जैसे कि हमारी बॉडी, ब्रेन मेरा मान लीजिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, हैंड्स अच्छे काम कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, हार्ट ने सोचा चलो आज काम नहीं करते, क्या चल पाएगा? नहीं। सेम इसी तरीके से ये पॉलिटिकल सिस्टम है। हर एक एंटिटी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है विदाउट एनी ब्रेक। आप इसको ऐसे ही रिलेट करके देखिए। इसी वजह से पॉलिटिकल सिस्टम में मैं जब आईजीपी आपको पढ़ा रहा हूँ तो उस टाइम पर भी मैं ऐसे रिलेट करूंगा कि देखिए, कभी भी भारत में कोई भी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल सिस्टम का कोई भी पद, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी पद खाली नहीं होता। कोई डीएम है, ट्रांसफर हो गया, अभी कोई डीएम अपॉइंट नहीं हुआ, तो उसका मतलब क्या ये है कि अभी जिले में कोई डीएम नहीं है? होता है, एडीएम को चार्ज मिल जाता है। सीएम नहीं है, सीएम गया हुआ है स्वीडन, स्वीडन घूमने गए हुए हैं, तो क्या उस टाइम पर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कोई सीएम का पद पर कोई नहीं है? है, कोई ना कोई इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होगा, कोई ना कोई सीनियर मिनिस्टर को चार्ज देकर गए होंगे। पीएम नहीं है, कोई ना कोई होगा। प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट कोमा में चला गया। तो पॉलिटिकल सिस्टम है, और सिस्टम कंटिन्यूटी और उस एलिमेंट की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के निर्वहन से बनता है। तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट की जगह एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कौन काम कर रहे होंगे? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट कोमा में, वाइस प्रेसिडेंट किडनैप हो गए, सो व्हाट? तो क्या इस टाइम पर कोई प्रेसिडेंट के पद पे नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो इस टाइम पर एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में होंगे। तो आप एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से ये पॉलिटिकल सिस्टम समझना ज़रूरी है कि नहीं है? ज़रूरी है। अब देखिए, क्वेश्चन उठता है, मैंने आपके सामने लिख रखा है, इज पॉलिटिकल साइंस रियली अ साइंस? क्या पॉलिटिकल साइंस सच में साइंस है? क्या राजनीति विज्ञान सही में विज्ञान भी है? जी हाँ, विज्ञान है, लेकिन विज्ञान वैसे नहीं जैसे आप अन्य विज्ञान को समझते हैं।
विज्ञान का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्चुअल में हमारे आसपास जो हो रहा है उसको समझने में मदद करता है थ्रू डिडक्शन यूजिंग सर्टेन प्रिंसिपल्स। भाई ग्रेविटी, कोई चीज़ ऊपर उछाली नीचे गिर रही है, गिर तो कब कितने टाइम से रही है, अब हमने देखा अच्छा गिर रही है, ओके तो इस पर क्या फोर्स लग रही है, क्या एक्सेलरेशन है, अच्छा फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऐसा भी कुछ होता है। तो ये हमने क्या बना दिए, कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए जिससे कि हम समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में आसपास जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो इसी तरीके से जो राजनीति विज्ञान है वो बता देता है आपको कि एक्चुअल में जो हो रहा है दुनिया में वो क्यों हो रहा है, अभी तक जो हुआ वो क्यों हुआ। इसके बेसिस पर कुछ थ्योरीज बनती हैं और इसकी कुछ थ्योरीज बनती है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि जो हुआ वो क्यों हुआ, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और क्या हो सकता है। और देखिए पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आप, मैंने कल जब सिलेबस का एनालिसिस किया था आपके साथ तो मैंने बताया था कि इसमें कुछ एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट्स भी आते हैं, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार ही तो फैसले लेती है कि पर्यावरण से संबंधित क्या नियम बनेंगे। सरकार ही तो फैसले लेती है कौन सी कंपनियां आएंगी कौन सी कंपनियां नहीं आएंगी, कब भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ चलेगा, कौन डिसाइड कर रहा है, सरकार। तो आप उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो मैं आपको बताऊं एक और इसके लिए सेइंग है कि पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस। मास्टर साइंस का मतलब ये नहीं है आप कहने लगे फिजिक्स की मास्टर है, नो, केमिस्ट्री की मास्टर, नो। मास्टर साइंस इस वजह से क्योंकि अगर किसी को रूल करना है, शासन करना है, तो उसको इस विज्ञान की जरूरत पड़ेगी जो है राजनीति विज्ञान। और जब मैं रूल करने की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब है कि आप भी इस यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो एंट्री लिया आपने वो इसीलिए लिया कि यू वांट टू बी अमंग द रूलिंग क्लास, जो लोग शासन करते हैं, जो नियम बनाते हैं, जिनके एक फैसलों से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित होता है। तो इसी वजह से तो आप आ रहे हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने। कैन एनीवन से पॉलिटिक्स हैज़ नथिंग टू डू विद यू? आप में से कितने सारे लोग होंगे अपने आसपास पूछना कि यार राजनीति से तेरा कोई लेना देना है क्या? कहेगा नहीं यार मेरा कोई लेना देना नहीं है राजनीति से, मैं तो बड़ा सीधा इंसान हूँ, राजनीति से तो मैं बड़ा दूर रहता हूँ। मैं आपको बता दूं जब वो ये कह रहे हैं कि मैं राजनीति से दूर रहता हूं, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो वो केवल राजनीति के एक नकारात्मक संदर्भ से, एक नेगेटिव कॉनोटेशन से ही इसको शब्द को समझ रहे हैं। लेकिन हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसका पॉलिटिक्स से कोई वास्ता ना हो। देखिए आपके सामने स्लाइड में, पॉलिटिक्स इम्पैक्ट आवर एवरीडे लाइफ। जैसे आवर पॉलिटिकल चॉइस डिटरमाइन आवर गवर्नमेंट, यानी कि हमारी जो राजनीतिक जो इच्छाएं होती हैं उसके आधार पर डिसाइड होता है कि सरकार कौन सी रहेगी, कैसी रहेगी। एग्जाम्पल देता हूं आपको, नेपाल हमारा पड़ोसी देश एक मोनार्की था। मोनार्की का मतलब राजशाही, राजा का शासन था। फिर उसके बाद जनता ने कहा कि नहीं, अब हमें अपनी राजनीतिक इच्छाएं हम बदलना चाहते हैं। हमने देखा है आसपास लोकतंत्र 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 काफी चल रहा है, यानी कि हमारी वोट से डिसाइड होना चाहिए कि शासन कौन करेगा, इस बात से डिसाइड नहीं होना चाहिए कि आपका पिता कौन थे। तो यानी कि जो हमारी पॉलिटिकल चॉइसेस होती हैं वो डिटरमाइन करती हैं हमारी गवर्नमेंट को, और ये हमारी जो गवर्नमेंट है यही डिसाइड करती है कि कौन वोट दे सकता है कौन वोट नहीं दे सकता। एक समय ऐसा था कि महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। किसने नहीं दिया वोट का अधिकार? सरकार ने, इस राजनीतिक प्रणाली ने, इस पॉलिटिकल सिस्टम ने।
कौन अल्कोहल कंज्यूम कर सकता है, एज कौन डिसाइड करता है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम। कितना आपको टैक्स देना है, कौन डिसाइड करता है, वित्त मंत्रालय, अगेन पार्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। कौन आर्मी में काम कर सकता है, जैसे अभी आपने सुना कि महिलाओं को परमानेंट कमीशन में जगह मिलती है, तो किसने डिसाइड किया, सरकार ने, पॉलिटिकल सिस्टम। पहले ऐसा नहीं होता था, महिलाओं को केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन में रखा जाता था आर्म्ड फोर्सेस में। वेयर वी कैन बिल्ड आवर होम, कौन डिसाइड करता है, पॉलिटिकल सिस्टम। आप अपना घर किस जगह बना सकते हैं, कौन डिसाइड करता है, सरकार डिसाइड करती है, क्योंकि आपको अप्रूव्ड लैंड होना चाहिए। वो ऐसा नहीं हो सकता आप, अच्छा आप ये मुझे बताइए, आप सोचें कि मैं नेशनल पार्क में जाऊंगा, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में जाऊंगा और वहां पर बीच में एक कोठी बनाऊंगा जबरदस्त, और वो मेरा रिटायरमेंट होम होगा, फिर वहीं पे एक फैक्ट्री लगा लूंगा। मजाक चल रहा है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम डिसाइड करता है कहां घर बना सकते हो आप, रजिस्ट्री करानी पड़ती है आपको, और आप बना भी लेते हो वो गैर कानूनी कहलाता है, फिर उस पर केस चलता है, सरकार ले सकती है आपसे। कौन सा बिजनेस आप कर सकते हो, कौन डिसाइड करता है, सरकार करती है। कितना आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, क्या उसका खर्चा होगा, इंटरेस्ट रेट, सुना ना आपने, ये पॉलिटिकल सिस्टम ही तो डिसाइड करता है कि नहीं अब इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए, कंसेंसस बनाया जाता है आरबीआई के साथ। किस तरह का आप खाना खाते हैं, खा सकते हैं, इस पर भी डायरेक्शंस कई बार सरकार देती है। जैसे कुछ जगह होती हैं वहां पर नॉन वेज प्रोहिबिटेड होता है, गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि ये पब्लिक, कुछ हमारी पब्लिक के लोग हैं जिनके सेंटिमेंट सर्ट होते हैं, तो यू कैन नॉट ईट दिस काइंड ऑफ फूड इन दिस टेरिटरी। तो कौन बना रहा है, कौन ये रूल बना रहा है, पॉलिटिक्स। जस्ट अबाउट एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज अफेक्टेड बाय पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। तो हमारे जीवन में हर चीज कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से या सरकार से कहीं ना कहीं रिलेट करती ही करती है। देखिए, जब मैं शब्द यूज करता हूं स्टेट, तो स्टेट का मैंने आपको बताया, स्टेट हैज 4 एसेंशियल एलिमेंट्स, अभी आपको बताए थे, बिना देखे स्लाइड पे बताइए क्या क्या थे। एग्जाम्पल आपको क्या बताया था, आपके घर का एग्जाम्पल, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, देखिए आपके सामने। तो यानी कि स्टेट जो है उसके 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, है ना। और टेरिटरी कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी। स्टेट है क्या कि भाई एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी है, एक लोग हैं जिन्होंने फैसला ले लिया है कि हम इसके हिसाब से काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, ऑर्गेनाइज हो गए, पॉलिटिकल हो गए, क्योंकि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दी कि भाई तुम रूल बनाओ, तुम रिसोर्सेज डिसाइड करो। तो ये जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। सरकार तो क्या है, स्टेट का एक एलिमेंट है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्टेट क्या एक आइडिया है, लेकिन जो इसकी कॉन्क्रीट फॉर्म है वो क्या है, गवर्नमेंट है, सरकार है। क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब क्या है, द ग्रुप ऑफ पीपल विद अथॉरिटी टू गवर्न अ स्टेट। एक लोगों का समूह जिनके पास अथॉरिटी है कि हां हम इस राज्य पर शासन चला सकते हैं। तो यानी कि ये क्या है, गवर्नड और गवर्निंग के बीच का एक रिलेशन है, गवर्निंग जो कर रहा है शासन और जिस पर शासन हो रहा है। अब आप इसको ऐसे समझिए, बहुत ही आसान भाषा में, इंडिया एक स्टेट है, क्यों, हमारी एक फिक्स टेरिटरी है, निश्चित पॉपुलेशन भी है, सरकार भी है, और एक संप्रभुता भी है कि हम अपने फैसले अपनी मर्जी से ले सकते हैं, तो स्टेट है। लेकिन सरकार, एग्जाम्पल जैसे मोदी गवर्नमेंट, मुझे बताइए, मोदी गवर्नमेंट तो चुनी गई है, एक निश्चित रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको। आज मोदी गवर्नमेंट है, कल अच्छा काम करा दोबारा आ सकती है, अच्छा काम नहीं हुआ तो हो सकता है चुनावी नतीजे कुछ और हो। ऐसी इससे पहले कितनी सारी सरकार आई, कितनी सारी सरकार गई। तो यानी कि जो गवर्नमेंट है वो तो टेम्पररी है, परमानेंट क्या है, स्टेट परमानेंट है, क्योंकि जो टेरिटरी है वो टेरिटरी है, उसमें पॉपुलेशन भी है, इसमें गवर्नमेंट भी है, इसमें संप्रभुता भी है। तो जो हम एक्चुअल में जिसको काम करते हुए देखते हैं वो तो क्या होती है, गवर्नमेंट होती है।
लेकिन जो आइडिया है वो क्या है, स्टेट है, क्योंकि एक पॉलिटिकल कम्युनिटी की लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, जिम्मेदारी देंगे, ये एक आइडिया। इस आइडिया में गवर्नमेंट क्या है, एक एंटिटी है, एक उसका एक एलिमेंट है। कितने सारे लोग इस बात को आज से पहले भ्रम में ही चलते होंगे, स्टेट गवर्नमेंट सब एक ही है। पता लगा, एक नहीं है। गवर्नमेंट स्टेट का एक एलिमेंट है। स्टेट परमानेंट है, गवर्नमेंट टेम्पररी है। देखिए, स्टेट हैज सोवरेन ऑनरशिप एंड जुरिसडिक्शन ओवर इट्स टेरिटरी। संप्रभुता है ना अपने क्षेत्र पर और इससे संबंधित मुद्दों पर। स्टेट क्या है, क्षेत्र है। गवर्नमेंट हैज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। जैसे जो सरकार है अभी, चाहे राज्य स्तर पर राज्य की सरकार, केंद्र स्तर पर जो केंद्र की सरकार, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है कि प्रिजर्व करे जो ये कानून व्यवस्था है जो बना रखे हमारे संविधान में और अन्य कानूनों में। संविधान तो बेसिक कानून है, बेसिक फंडामेंटल रूल बुक है। तो इन कानून को सुरक्षित करना है, बचाकर चलना है, और जो हमारा क्षेत्र है उसकी सुरक्षा करना है। ये किसकी जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सरकार ही तो कॉन्क्रीट फॉर्म में काम करती है। स्टेट तो आइडिया है। Every state has uniformly 4 essential elements. However, form and features of government differ from state to state. Example देता हूं आपको। हर एक राज्य के 4 एलिमेंट, जैसे इंडिया की बात की, ऐसी एग्जाम्पल ले लीजिए ब्रुनेई। ब्रुनेई साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया के ऊपर छोटा सा देश। तो ब्रुनेई की एक फिक्स कैप, ब्रुनेई एज अ स्टेट की बात करें तो उसकी एक निश्चित टेरिटरी है, हाँ जी है। पॉपुलेशन है, हाँ जी है। गवर्नमेंट है, हाँ जी है। संप्रभुता है कि कोई दूसरे के दबाव में नहीं है, अपने आप में अपने फैसले लेता है, हाँ जी बिल्कुल है। तो चारों एलिमेंट है, तो यानी कि ब्रुनेई क्या एक स्टेट है। अब सरकार की बात करें तो वहां पर जो सरकार है वो मोनार्की है। तो यानी कि स्टेट जो है उसके 4 एलिमेंट होते हैं, फीचर यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। यूएस को ले लीजिए। यूएस जो है टेरिटरी फिक्स है, हाँ जी है। जनता बिल्कुल है, वहां पर जनता जुड़ी हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है जी। उसके बाद क्या गवर्नमेंट है, बिल्कुल है, ट्रंप सरकार। अच्छा, सोवरेनिटी है, बिल्कुल है, संप्रभुता है, अपने आप को महाशक्ति से कम थोड़ी ना मानते हैं। हालांकि कोरोना के टाइम में डावाडोल हो रहा है मामला, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि स्टेट है कि नहीं है। और गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर जो गवर्नमेंट है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहां पर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, मेन पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो गवर्नमेंट का टाइप क्या है, प्रेसिडेंशियल है। इंडिया में बात करें तो पार्लियामेंट्री है, यानी कि यहां पर प्रधानमंत्री के पास शक्ति है, मुख्य शक्ति प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास नहीं। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट डिफर कर सकती है स्टेट टू स्टेट। हर राज्य में ऐसा हो सकता है अलग अलग तरह की सरकार हो। कहीं पर मोनार्की है, मतलब राजशाही है, कहीं पर लोकतंत्र है। लोकतंत्र के भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, है ना। तो ईच स्टेट हैज यूनिफॉर्म पर्सनैलिटी विद इट्स 4 एसेंशियल एलिमेंट। हर स्टेट में एक यूनिफॉर्म पर्सनैलिटी है, लेकिन गवर्नमेंट क्या है वो डिफरेंट हो सकती है। ये आपके सामने दिया हुआ है। प्लस मैंने यहाँ पर एक बात लिखी है, जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा। अ गवर्नमेंट कैन बी मोनार्कियल यानी कि राजशाही, और एरिस्टोक्रेटिक। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है जहां पर कुछ एक वर्ग होता है वो शासन करता है, कुछ एक परिवार होते हैं वो शासन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेटिक कहते हैं। जैसे कि जब मैं अभी बैकग्राउंड आपके सामने रखूंगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, तो उसमें बेसिकली जो बैकग्राउंड आप देखेंगे तो वहां पर एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम था। कुछ एक परिवार थे जो नोबल कहे जाते थे, वो शासन करते थे। डेमोक्रेटिक, जनता चुनती है कि कौन शासन करेगा। डिक्टेटरशिप, एक व्यक्ति को ही सबका सब एक व्यक्ति को ही समर्पण करते हैं, वही व्यक्ति सब कुछ डिसाइड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप कहते हैं। और वहां पर जो डिक्टेटर के फैसले हैं वही कानून माने जाते हैं। और
कई बार ये जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, उसको सप्रेस कर देता है। आपके व्यक्तिगत अधिकार, द पीपल कैन बी बाई चॉइस चेंज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोग चाहें तो गवर्नमेंट को डिफरेंशिएट मतलब बदल सकते हैं, और गवर्नमेंट के प्रकार भी बदलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नेपाल में एक टाइम पर क्या था, स्टेट तो तब भी था अब भी है, क्योंकि 4 फीचर्स तब भी थे भाई, टेरिटरी भी थी, पॉपुलेशन भी थी, सरकार भी थी और सॉवरेनिटी भी थी। लेकिन पहले सरकार कौन चला रहा था, राजा चला रहा था। अब उन्होंने कहा नहीं, राजा नहीं, बहुत हो गया राजा राजा, अब चेंज करते हैं, अब लोकतंत्र लोकतंत्र खेलेंगे। तो अब लोकतंत्र लोकतंत्र खेल रहे हैं। कई बार कॉन्स्टिट्यूशन जो है बदलने की बात आ चुकी है, अब दोबारा फिर से अमेंडमेंट रखा है उनके यहाँ पर। खैर, स्टेट इज परमानेंट, गवर्नमेंट इज टेम्पररी। समझ में आ गई बात। स्टेट तो भाई फीचर्स हैं और स्टेट है ही, गवर्नमेंट क्या टेम्पररी। आज मोदी जी की सरकार है, कल को किसी और की सरकार हो सकती है। पॉलिटिकल साइंस ओरिजिनेटेड विद द एंशिएंट ग्रीस। अभी आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान जो है इसका उद्भव कहां से है, प्राचीन ग्रीस से है। BCE, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। During this time, the philosopher Plato wrote numerous dialogue about politics. अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड आपको समझा देता हूं। देखिए, जो ग्रीस है उसकी पोजीशन देखिए कहां है, यूरोप में, मेडिटेरियन सी के ऊपर। ऐसी लोकेशन जहां से व्यापारियों का आना जाना भी होगा, क्योंकि इतने सारे देश जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी ओपनिंग कहाँ है, मेडिटेरियन सी पर है। नीचे से अफ्रीका है, इधर फिर रास्ता एशिया की तरफ जा रहा है। तो वहां पर जो सुकरात थे, क्योंकि जब प्लेटो की बात कर रहा हूं, प्लेटो किस लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी ने प्लेटो को मेंशन किया है, लेकिन प्लेटो के कई सारे जो आइडियाज हैं वो सुकरात से प्रभावित हैं। सुकरात उनके गुरु थे, तो इनके जो तरीका है पढ़ाने का, क्योंकि प्लेटो ने अपनी एक एकेडमी खोली थी। इनफैक्ट जो वर्ड एकेडमी हम यूज़ करते हैं आजकल, ये वहीं से डिराइव है। उस टाइम पर एकेडमी का मतलब आप समझ लीजिए जैसे यूनिवर्सिटी होती थी। तो यहाँ पर इनका जो पढ़ाने का तरीका था अपने स्टूडेंट्स को, डायलॉग बेस्ड था, डायलेक्टिक बेस्ड था। ये एक्चुअल में उन्होंने सुकरात से लिया था, अपने गुरु से लिया था। प्लेटो को फादर कहा जाता है पॉलिटिकल फिलॉसफी का, पॉलिटिकल साइंस का नहीं। इनके जो शिष्य थे, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, इंग्लिश में कहते हैं अरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल जो है, उन्होंने काम किया कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एक्चुअल में उसकी साइंटिफिक स्टडी करी और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पर बात की। तो इसी से फादर जो पॉलिटिकल साइंस का कहा जाता है एरिस्टोटल को कहा जाता है, जबकि पॉलिटिकल फिलॉसफी का अगर फादर कहा जाता है तो प्लेटो को कहा जाता है। प्लेटो के बारे में ये कहा जाता है कि अगर अभी तक हम वेस्टर्न पूरी पॉलिटिकल थॉट को पढ़ें, पूरे पश्चिम के राजनीतिक चिंतन को पढ़ें, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्लेटो की झलक है या प्लेटो के फुटनोट्स हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिया भी हुआ एक कोटेशन है। एक विचारक है नॉर्थ व्हाइटहेड, उन्हें कमेंट भी किया था कि अगर हम पश्चिम की राजनीतिक विचारधारा को समझना चाहते हैं तो ये समझिए कि वो प्लेटो के फुटनोट्स की तरह है, यानी कि प्लेटो की थ्योरी को अगर कंसाइज कर लें तो कहीं ना कहीं झलक दिख जाती है। ड्यूरिंग दिस टाइम द फिलोसोफर प्लेटो रोट न्यूमेरस डायलॉग्स अबाउट पॉलिटिक्स। लेकिन प्लेटो लिख क्यों रहे थे? अगर प्लेटो लिख रहे थे तो क्यों लिख रहे थे, मतलब प्लेटो राजनीति में आए ही क्यों? पहली बात तो देखिए, स्टार्टिंग में प्लेटो राजनीति में आना चाहते थे, लेकिन फिर वो राजनीतिक दर्शन में आ गए। दोनों में फर्क क्या है? प्लेटो सुकरात के डिसाइपल थे और सुकरात से बड़े प्रभावित थे। प्लेटो का कहना था कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो सुकरात है। लेकिन सुकरात की जो विचारधारा थी
वो रिफॉर्मिस्ट थी, चीजों पर क्वेश्चन करना। उनका मानना था कि जीवन का जो उद्धार है वो रियल नॉलेज से है, असली ज्ञान से है, और असली ज्ञान बियॉन्ड द नॉलेज ऑफ फिजिकल सेंसेस है। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में इंद्रियों शब्द का नाम सुना है? इंद्रियां, जैसे आपकी आईज, सेंसेस की बात है, सेंसेस का बात कर रहा हूँ, जैसे आपकी आईज हो गई, नोज हो गई, आपकी स्किन हो गई, तो आपकी टंग हो गई, तो दीज क्या है? सेंसरी, सेंसरी ऑर्गन्स। तो एक तो नॉलेज है जो हम सेंसरी ऑर्गन से लेते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं इस वीडियो को, तो यानी कि आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? किस सेंसरी ऑर्गन का? आइज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइज से इमेज ले रहे हैं और फिर प्रोसेस कर रहे हैं अपने दिमाग में। सुकरात का कहना था, और बाद में इसी बात को बोरो भी किया प्लेटो ने, कि सेंसरी ऑर्गन्स के बिहाफ पर ही दुनिया की समझ बनाना ये इनकम्प्लीट है। क्योंकि जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आजकल दिल्ली में, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि पिछले 2 महीने में अगर देखा जाए आसपास के इलाकों में टोटल मिलाकर छोटे छोटे 11 भूकंप आ चुके हैं, 11 अर्थक्वेक्स मात्र, ज़्यादा नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके घर में कोई डॉगी है, पेट है, और भूकंप आता है, तो उसको पहले पता लग जाता है, क्योंकि उनके सेंसरी ऑर्गन्स क्या है, वो सिस्मिक एक्टिविटीज़ को जो है परसीव कर लेते हैं। ऐसे आपने देखा होगा कि जो हमारी बर्ड्स होती हैं, चिड़ियाएँ होती हैं, अब बीज होती हैं, मॉस्किटो, तो मॉस्किटो तो अलग हो गया, आप समझ लीजिए जो मक्खियाँ होती हैं, तो उनको, उनके जो सेंसेस होते हैं वो कुछ ऐसी रेडिएशंस को देखते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। तो अगर हम मानकर चलें कि भाई ये लैपटॉप और ये मैं इतनी दूरी पर बैठा हूँ, इसके बीच मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब बस मुझे स्क्रीन दिख रही है, इसके बीच मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। इस एग्जाम्पल से ऐसे समझ में आ जाएगा, आपको कभी भूलोगे नहीं। मैं तो बच्चा घूमता रह जाता है, इसमें इतनी आसान है पॉलिटिकल साइंस, आपकी लाइफ से रिलेट करती है। ध्यान से देखिए, ये कैमरा है, लैपटॉप है, लैपटॉप में कैमरा है, और ये मैं हूँ। मेरे सेंसरी ऑर्गन्स के हिसाब से लैपटॉप की स्क्रीन और मेरे बीच में कुछ नहीं है, क्योंकि मैं, अगर मान लीजिए मैं अपने सेंसरी ऑर्गन्स पे विश्वास करूं कि भाई जो मैं देखता हूं मैं तो उसी पे विश्वास करता हूं, मैं और बिना देखी बात पे मैं विश्वास करता ही नहीं हूं। तो ऐसे इसके बीच में कुछ नहीं है, मुझे नहीं दिख पा रहा, ना ही मुझे कोई फील हो रहा, तो यानी कि दिस इक्वल टू ट्रुथ मैंने मान लिया। सुकरात ने कहा बेवकूफ हो आप। कैसे मान लिया आपने? भाई आपकी आंखें नहीं देख पा रही तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि है ही नहीं यहां पर। बिल्कुल सही कहा सुकरात ने। अब सुकरात ने इस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अब आप ये देखिए, यहीं पर मैं एक माइक्रोस्कोप ले आऊं, और यहां पर मैं अगर मान लीजिए मैं कोई माइक्रोस्कोप ले आऊं या कोई और इंस्ट्रूमेंट ले आऊं जो इसके बीच में माइक्रो लेवल पे देख सके, तो पता लगेगा एयर में इतने सारे पार्टिकल्स हैं। यहां पर मुझे कोरोना नहीं दिख रहा, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो क्या पता कोरोना भी दिख जाए। तो अगर मैं विजिबल केवल अपने इस सेंसेस पे विश्वास करूं तो कोरोना है नहीं, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखूं तो कोरोना है। तो यानी कि केवल आंखों से देखी चीज को इक्वल टू ट्रुथ कहना, क्या यह पूरी तरह सही है? नहीं है। कुछ सच ऐसे हैं जो बियॉन्ड आवर फिजिकल सेंसेस है। बात सही कही कि नहीं कही उन्होंने? बिल्कुल सही कही। आंखें नहीं देख पा रही तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है नहीं यहाँ पर। माइक्रोस्कोप लाओ, दिख गया है यहाँ पर, इसके बीच में तो बहुत कुछ है। तो ये कहना कि कुछ नहीं है, ये बात गलत है।
तो इसी तरीके से उन्होंने डायलॉग्स पे गए और उन्होंने कहा कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसके पार भी कई सारी चीज़ें हैं। अब ये तो मैंने इसके रेफरेंस में बताया आपको। अब प्लेटो ने इसको पूरी मानवता के रेफरेंस में देखा। जैसे कि उन्हें क्वेश्चन किया नेचुरल जस्टिस पर कि एक्चुअल में नेचुरल जस्टिस है क्या, न्याय है क्या, न्याय ज़रूरी क्यों है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि न्याय ज़रूरी है, जस्टिस इज इंपॉर्टेंट? सभी को लगता है ना। अगर जस्टिस ना हो तो क्या होगा, कैओस हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए, अगर मैक्सिमम जनता के साथ अन्याय हो जाए तो जनता सड़कों पे आएगी कि नहीं आएगी, और सड़कों पे आएगी, लूटपाट मारपीट, यही तो होगा। तो यानी कि अगर किसी सिस्टम को स्टेबल रखना है तो जस्टिस को प्रिवेल करना पड़ेगा। प्लेटो की थिंकिंग में जाइए। मैंने क्या कहा था, किसी भी थिंकर को समझना है तो उसकी थिंकिंग प्रोसेस में चले जाओ। प्लेटो जिस समय में एक विचारक बने, पहली बात तो ये पहले तो राजनीति में आना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि राजनीति में आऊंगा तो सीमित इम्पैक्ट ला पाऊंगा, जितने दिन काम करूंगा उतने दिन इम्पैक्ट लाऊंगा। लेकिन अगर शिक्षक बन गया, एक विचारक बन गया, तो जनरेशन्स को मेरे जो विचार हैं वो ट्रेन कर सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट में ला सकता हूं। सुकरात के क्योंकि रिफॉर्मिस्ट विचार थे, उसको लेकर वहां के जो नोबल्स थे, कुलीन वर्ग था, वो उनके खिलाफ हो गया और उनको कहा कि आप जहर का प्याला पियो, आपने अपराध किया, एथेंस के खिलाफ। उस टाइम जब ये पूरे वाक्य की बात कर रहे हैं, प्लेटो और अरिस्टोटल की, हिंदी में अरस्तु कहते हैं, और सुकरात की, तो ये सब मैं बात कर रहा हूँ एथेंस में। तो वहां पर उनको कहा कि जहर का प्याला पिलाओ, और सुकरात ने जहर का प्याला पी भी लिया। लेकिन उस टाइम पर प्लेटो ने सोचा कि जहर, एक तो मेरे गुरुजी चले गए जिनको मैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानती थे वो, और दूसरी बात एथेंस जो था, जो उनका सिटी स्टेट था, उसकी स्पार्टा से लड़ाई हुई जिसमें कि एथेंस हार गया। प्लेटो इसका विश्लेषण करना चाहते थे क्यों हारे। तो उसमें हार में एक कारण यह भी था कि वो देख रहे थे कि एथेंस की सोसाइटी एक्चुअल में डिवाइडेड है, इंटरनली डिवाइडेड, अंदर से ही बटी हुई है। अंदर से कैसी बटी हुई है, एक क्लासेस मास्टर्स की और एक क्लासेस स्लेव्स की, स्वामी और दास। मुझे बताइए, अगर कोई समाज जो है अंदर से ही बटा होगा तो क्या वो समाज किसी आने वाली विपत्ति के सामने, इफ दैट सोसाइटी कैन काउंटर एनी, अगर मान लीजिए कोई भी मान लीजिए आक्रमण होता है, if a society is internally divided, can this society successfully fight back any war which is crossing the बाउंड्रीज तोड़ के अंदर आ चुका है? क्या ऐसे किसी युद्ध से क्या वो जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा, क्योंकि सोसाइटी अंदर से बटी हुई है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि उस टाइम का जो एथेंस था वो स्लेवरी को सही मानता था, इवन नेचुरल मानता था, प्राकृतिक मानता था। प्राकृतिक है, जैसे वो प्राकृतिक मानते थे कि कुछ लोग स्वामी बनने के लिए पैदा हुए हैं और कुछ लोग स्लेव बनने के लिए ही पैदा हुए। जैसे कि इंडियन सोसाइटी से आप देखें तो इंडिया में भी एक स्लेवरी थी, वो कास्ट बेस्ड स्लेवरी थी, दलित। they were not treated as humans, तो वो भी तो एक स्लेवरी थी, और वो भी नेचुरल स्लेवरी थी। उसका रीजन दिए हुए थे ना कि इस वजह से दलित को ऐसे रहना है, यही ऑक्यूपेशन करनी है, वो भी तो क्या एक स्लेवरी है। मॉडर्न टाइम में देखिए हमने, तो मॉडर्न टाइम की स्लेवरी है वो एंशियंट टाइम की स्लेवरी है, ये मॉडर्न टाइम की स्लेवरी है। तरक्की देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो अंदर से बटा हुआ था,
करप्शन बहुत ज़्यादा था, जो कुलीन वर्ग था यही करप्ट था। तीसरा, एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट था। इनके यहाँ जो एजुकेशन होता था एथेंस में, वो सोफियन एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें कि केवल ये बताया जाता था, मेन फोकस इस पे होता था कि वेल्थ कैसे कमाना है, पद कैसे कमाना है, शक्ति कैसे कमानी है, जीवन, विलासिता का जीवन एक ऑब्जेक्टिव होता था जिसको जीना इक्वल टू सफलता मानी जाती थी। प्लेटो को मानना था इन्हीं चीजों ने एथेंस को खोखला कर दिया। तो अगर खोखला कर दिया है तो मुझे अब एथेंस को दोबारा से आदर्श बनाना होगा, और आदर्श बनाने के लिए मुझे नींव स्थापित करनी होगी। और किसी की राष्ट्र की जो नींव होती है वो कौन होते हैं? उसके लोग होते हैं, उनकी सोच होती है। और लोगों की सोच को प्रभावित करने का सबसे बढ़िया तरीका जो है, सबसे विश्वसनीय तरीका जो है, वो है शिक्षा, एजुकेशन। इसी वजह से प्लेटो ने क्या खोली? एकेडमी खोली, राजनीति में नहीं गए। बात पकड़ में आ गई आपको क्यों वो एजुकेशन में आए? और जो उनके स्टूडेंट थे अरिस्टोटल, उन्होंने साइंटिफिक वे पर ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि कैसे अलग अलग तरह की सरकारें काम करती हैं। मैं आपको बता दूं, अरिस्टोटल ने उस टाइम पर 150 से ज़्यादा संविधानों को पढ़ा था। मोर देन 150 कॉन्स्टिट्यूशंस ही रेड और एनालाइज्ड। और इसी वजह से उनको पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है कि सिस्टमैटिक स्टडी उन्होंने की, सिस्टमैटिक व्यूज दी। एट द स्टार्ट ऑफ द 17th सेंचुरी पीपल बिगेन टू अप्लाई द मेथड ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, जैसे थॉमस हॉब्स, जिन्होंने ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जैसे ज्योमेट्री है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक मोबाइल है, इसकी एक फिक्स शेप है ना, एक फिक्स शेप है, फिक्स विड्थ है, एक मटेरियल है। तो उन्हें इस तरीके से एनालाइज करा कि पॉलिटिकल सिस्टम का भी एक फिक्स शेप होता है, फिक्स पावर होती है, फिक्स कॉन्फ़िगरेशन होती है, तभी वो अपने बेस्ट फॉर्म में काम कर पाएगा। अगर आपने चीज़ों को बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं करा तो वहां पर क्या होगी? रैंडमनेस आएगी, और जहां पर रैंडमनेस आएगी वहां पर क्योस होगा, कोई भी कुछ भी करने लग जाएगा। तो शक्तियां बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए। इसी वजह से जो ब्यूरोक्रेट होता है, बताया जाता है कि इस पद की इतनी शक्तियां हैं, इसको ही आपको इस्तेमाल करना है। तभी कहते हैं ना कि जी हमारे हाथ कानून में बंधे हुए हैं, कई बार जरूरी भी होते हैं। इसके बाद बात आती है आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म की, आदर्शवाद वर्सेस यथार्थवाद। देखिए, जब भी मैं इसकी बात करूंगा पॉलिटिकल साइंस की, और थॉट्स की बात करेंगे, आइडियोलॉजीज की बात करेंगे, तो आइडियलिज्म और रियलिज्म का एक डिफ्रेंसिएशन आता है। आइडियलिज्म का मतलब होता है, आदर्शवाद का मतलब होता है जहां पर बात की जाती है क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, उसको हम क्या कहते हैं? आइडियलिज्म कहते हैं। ध्यान रखिएगा जहां पर भी इज्म आ जाएगा, ISM, इज्म का मतलब ही होता है कि यहाँ पर किसी तरह की आइडियोलॉजी की बात हो रही है, विचारधारा की बात हो रही है। हिंदी वालों को बता दूं, जहां पर वाद आ जाएगा, जैसे आदर्शवाद, वाद मतलब क्या हो गई? आइडियोलॉजी हो गई, एक विचारधारा हो गई। यथार्थवाद, वाद मतलब क्या हो गया? आइडियोलॉजी हो गई, विचारधारा हो गई। गॉट इट? तो आइडियलिज्म में बात की जाती है क्या होना चाहिए, जबकि रियलिज्म में बात की जाती है क्या है, इसकी बात करो। रियलिज्म वाले कहते हैं क्या होना चाहिए के चक्कर में क्या है उसको मत खोदो, इस चक्कर में क्या होना चाहिए मिला मिला नहीं, और जो क्या है उसको भी खोदोगे। रियलिज्म वाले कहते हैं कि जो है मानव की प्रकृति उसको देखो, क्या होना चाहिए उसको अभी मत देखो। लेकिन दोनों ही जो तरीके हैं, ये हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में मिलते हैं। जब मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है पश्चिम की राजनीतिक विचारधारा, मतलब राजनीति कैसे चलती है, कैसे आई, ये संस्थाएं कैसे बनी, क्या कारण था। तो आदर्शवाद वाले अलग तरीके से रखते हैं चीजों को, यथार्थ वाले अलग तरीके से रखते हैं। जैसे सोक्रात, प्लेटो, अरस्तु, दीज थिंकर्स बिलोंग फ्रॉम आइडियलिज्म। ये बात करते हैं क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई चाहता है कि जो जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है, जो राजनीतिक सिद्धांत होता है, उसका पर्पस ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो बेस्ट फॉर्म में काम करे। आप खुद ही बताइए, कोई भी विचारक चाहेगा कि उसकी कोई थ्योरी हो और उसका ऑब्जेक्टिव हो कोई भी सरकार गलत तरीके से काम करे? नहीं, क्या चाहता है? अच्छी तरीके से काम करे। तरीके अलग अलग, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड गवर्नेंस होना चाहिए।
अच्छा शासन होना चाहिए। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी अच्छा शासन होना चाहिए के बारे में तो बात हुई, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। कुछ ने कहा बहुत ज्यादा आगे की बात की, ऐसा 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 होना चाहिए, कुछ ने कहा नहीं ऐसा है। तो आइडियलिज्म में जैसे प्लेटो का एग्जांपल दिया आपको, ऐसे रियलिज्म में एग्जांपल देता हूं मैकियावेली का। जैसे प्लेटो मानते हैं, सुकरात मानते हैं कि मानव अंदर से प्रकृति से अच्छा है, बाई नेचर मैन इज गुड। वो तो बाहर की लीपापोती हो गई, अनुभव खराब हो गए, सिखाया गलत गया, इस वजह से ऐसा हो गया, नहीं तो वैसे तो अच्छा था। और जब अंदर से अच्छा है तो शिक्षा बदलोगे, इंसान बदलेगा। यह आइडियलिज्म है। जबकि रियलिज्म का मानना है मानव की प्रकृति बाई नेचर स्वार्थी है, यूटिलिटेरियनिज्म है, स्वार्थी है, कावर्ड है, डरपोक है, केवल अपने बारे में सोचता है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। तो ये जो विचारधारा है मानव की प्रकृति के बारे में, इसके आधार पर मैकियावेली ने अपनी विचारधारा रखी, अपनी पॉलिटिकल थॉट रखी। 1.5 महीने के समय में आपकी लाइफ ऐसे चलने वाली है। जब आइडियलिज्म पढ़ेंगे तो यू विल बी लाइक आइडियलिस्ट। सही कह रहे थे सुकरात, सही कह रहे थे प्लेटो। जब मैकियावेली पढ़ेंगे यू विल बी लाइक यार बंदा तो ये भी सही है, गलत ही मानते हैं इसको। क्योंकि जब भी मैं किसी थिंकर को पढ़ाऊंगा, आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा बाहर से कि देखो इसने ये कहा था, इसने ये कहा था, इसने ये कहा था। ये होता है पढ़ाने का तरीका। जैसे कल वाली वीडियो में कहा था सिखाना, सिखाने के लिए जब मैं सुकरात के बारे में, जब मैं प्लेटो सुकरात की बात करूंगा तो प्लेटो सुकरात के अंदर जाकर बात करूंगा कि एक्चुअल में वो इस वजह से ऐसा ऐसा कह रहे थे। जब मैकियावेली की बात करूं तो मैकियावेली के समय में जाकर मैकियावेली के थिंकिंग प्रोसेस से आपसे बात करूंगा। फिर मैं सुकरात प्लेटो को नहीं जानता, फिर कटाक्ष में जानेंगे सुकरात प्लेटो को। तो इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग जर्नी। इसके नीचे देखिए, अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने बात कही थी कि यूरोपियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन को अगर देखा जाए तो फुटनोट्स कहे जाते हैं प्लेटो के। मैंने अभी ये बात आपको बताई थी कि प्लेटो की थ्योरी का इतना ज्यादा इंपैक्ट है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का बैकग्राउंड आपको मिला कहां से है, ग्रीस से संबंधित है। ग्रीस के हालात मैंने आपको बताया, सिटी स्टेट्स होती थी। एथेंस का एग्जाम्पल दिया, वहां पर क्या करप्शन था, एरिस्टोक्रेट क्लास थी। एरिस्टोक्रेट क्लास कौन सी थी, वो क्लास जो कि करप्शन था। और एक और बात बता दूं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जैसे ग्रीस के बात करें, इन सिटी स्टेट्स की बात करें, दीज पीपल वर एथनोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक का मतलब होता है कि ये अपने आप को महान मानने वाले थे, मतलब ये अपने आप को महान मानते थे, सिविलाइज्ड मानते थे, और बाकी सबको अनसिविलाइज्ड या बार्बरिक मानते थे। ये भी एक फीचर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, कई जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। और यही वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का ही आप एग्जाम्पल देखिए कि जब ब्रिटिशर्स भारत में राज कर रहे थे तो हमको क्या मान रहे थे, अनसिविलाइज्ड मान रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक एंशिएंट की जो थॉट थी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वो एक तरीके से सीड की तरह काम कर रही थी। और मॉडर्न टाइम में जब ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया तब भी उनकी वही विचारधारा चल रही थी अंदर से कि दे आर सिविलाइज्ड, ये व्हाइट मैन्स बर्डन है, तो गोरे लोगों पर बोझ है कि ये भारत को सिविलाइज करने आए हैं, लूट रहे हैं लेकिन सिविलाइज करने आए। गॉट इट? तो इतना बड़ा इंपैक्ट होता है किसी पॉलिटिकल थॉट का जनरेशंस पर। तो फिलॉसफी ऑफ ये मैंने आपको समझाया अभी कि फिलॉसफी ऑफ प्लेटो इज मार्क्ड बाय डायलेक्टिक। डायलेक्टिक का मतलब क्या होता है, वाद विवाद चलता है, डायलॉग चलते हैं, और उन डायलॉग से ही रियलिटी पता लगती है। प्लेटो ऐसे नहीं पढ़ाते थे कि मैंने बताया चैप्टर समझाया, नहीं नहीं। प्लेटो क्या करते थे, प्लेटो भी डायलॉग रखते थे। वो एक क्वेश्चन दे देते थे बच्चों को कि इस पर चर्चा करो, ढूंढ कर लाओ, मेहनत करो, इस पर चर्चा करो, और चर्चा करने के बाद फिर जो सच्चाई है उसके करीब जाओ। वो कॉग्निटिव ऑप्टिमिज्म में बिलीव करते थे। भारी भारी शब्द लग रहे हो आपको, बड़ा आसान है। कॉग्निटिव ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादिता, अंदर से आशावादिता कि हमेशा वाद विवाद का निष्कर्ष जो है सच की तरफ ही लेकर जाएगा। और उनका कहना था कि जो ट्रुथ है, जो सच है, वो एक्चुअल में मानव के जो जीवन है उसको बेहतर ही करेगा। जनरल सी बात है। उनका मानना था कि वाद विवाद जो है कोई गलत नहीं है, वाद विवाद एक पीसफुल सोसाइटी में भी रह सकता है। क्योंकि मुझे बताइए वाद विवाद कहां पर होगा, जहां पर दो सोचने वाले लोग होंगे।
जहां पर सोचने वाले लोग ही नहीं होंगे तो वहां तो वाद विवाद की जरूरत ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, कुछ होना चाहिए, होना है, कुछ मतलब ही नहीं रहेगा वहां तो मीन्स प्लेटो बिलीव दैट कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी कैन बी कंसिस्टेंट, साथ में डिफरेंसेस के रह सकते हैं और वाद विवाद से दोनों किसी सच की तरफ जा सकते हैं। प्लेटो को कहा जाता है कि इन्होंने फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म को बनाया है। बता दूं आसानी भाषा में क्या है, यही मैंने आपको एग्जांपल समझाया था अभी। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? फिलॉसफी आप ऐसे समझ लीजिए कि एक्चुअल में ये दुनिया कहाँ से आई, कैसे काम करती है, क्या इनके मीनिंग्स हैं, कुछ ऐसे सेट ऑफ आइडियाज को जो हम कलेक्ट करते हैं, तो उसके जो सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? फिलॉसफी कहते हैं। और फिलोसफिकल आइडियलिज्म का मतलब होता है जहां पर जो फिलॉसफी है वो आदर्शवादी है, क्योंकि फिलॉसफी कई तरह की है, मेटलिस्टिक भी मिलेंगी आपको, जैसे ऐसी फिलॉसफी मिलेंगी चारवाक फिलॉसफी। जीवन का दर्शन चारवाक का कहता है कि भाई, जो कि जिस टाइम की हम यहां पर बात कर रहे हैं, अगर मैं प्लेटो के टाइम की बात करूं, वेस्टर्न जो पॉलिटिकल थॉट की बात करूं, तो यहां भी सोसाइटी क्या थी? पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, पितृसत्तात्मक समाज था, जो पुरुष है वो उसका राज चलता था। तो इसी वजह से कई सारे जो विचारक हुए उनमें भी वही चीज झलकती है। हालांकि प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपको पता लगेगा क्यों फर्स्ट फेमिनिस्ट का, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को भी पब्लिक अफेयर्स में साथ आने की, पढ़ने की, सारी भागीदारी के बारे में बात की है। लेकिन देखिए जैसे चारवाक है, तो वो कहता है कि उसके जीवन का दर्शन कहता है कि मानव जीवन का ऑब्जेक्टिव है वेल्थ, वाइन एंड वुमेन। मानव का मतलब वो मैन कह रहा है, क्यों? क्योंकि वो उस समय से आ रहा है, उस सोसाइटी से आ रहा है, वो उसकी सोच है कि पुरुष के बारे में बात कर रहा है, मानव महिला के बारे में नहीं कर रहा। वाइन, विमेन एंड वेल्थ, शराब, महिला और पैसा, यही है जीवन का औचित्य। ये किसका दर्शन है? वो चारवाक का है, हाईली मेटलिस्टिक। ये इंडियन मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आप जाएंगे, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा बेंथम के बारे में। बेंथम भी यही कह रहा है, जीवन का ऑब्जेक्टिव है जितने सेंसरी प्लेजर्स मिल सकें वो ले लो, जब तक मिल रहे हैं तब तक लो, बाकी आगे का किसी को कुछ नहीं पता। इसी वजह से उसको कहा जाता है पिग्स फिलॉसफी, क्योंकि जैसे पिग होता है, पिग को खाना पीना अपना लेटना कोई मतलब ही नहीं है, वो पिग्स फिलॉसफी है। लेकिन जो प्लेटो की फिलॉसफी है, जो प्लेटो का जीवन दर्शन है, वो आदर्शवादी है, क्योंकि प्लेटो बिलीव करता है कि हमारे जीवन का ऑब्जेक्टिव है कि ये व्यवस्था वैसी चल सके जो सभी के लिए अच्छी हो, मानवता का कल्याण हो, प्रोग्रेस हो, प्रोस्पेरिटी हो, हैप्पीनेस हो, प्रोग्रेस हो, और वो हर एरिया में होना चाहिए। ये जीवन दर्शन है किसका? प्लेटो का। बहुत सारे जीवन दर्शन आपको आगे आगे पता लगने वाले हैं, मजा आने वाला है। आज की वीडियो के बाद एंड में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपकी प्लेटो की 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड बताया अभी आपको प्लेटो का, इस लेक्चर के बाद जो ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोडेड हैं एनी टाइम मोबाइल एप्लीकेशन में, आप उन पर जाएंगे और उन 2 वीडियोस को आप कंप्लीट कर लेंगे। गॉट इट? क्योंकि फिर मैं प्लेटो को वहीं से लिंक करता हुआ आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको जोड़ूंगा। इस बीच जो भी आपके सवाल हो वो सवाल आप पहुंचाइए। नंबर्स आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पॉलिटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, these pillars of your UPSC preparation are going to be taken care by me। इसमें मैं आपके साथ हूँ। तो आप जितना ज़्यादा एंगेज होंगे और उस अप्रोच से एंगेज होंगे जो यूपीएससी की डिमांड है। यूपीएससी वोंट लाइक कि रोट लर्निंग, एटीट्यूडनल चेंज। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि बिहेवियर होता है, अंदर होता है, एटीट्यूड आपके एक्शंस में दिखता है। तो आपके एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि मुझे अगर प्लेटो पढ़ना है, मुझे अगर पॉलिटिकल साइंस को जानना है, तो ऐसे जानना है कि इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, इसका मैं कहाँ कैसे प्रयोग करने वाला हूँ। और मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा पार्ट नहीं होने वाला, सभी वीडियोस में कोई ऐसा पार्ट नहीं होने वाला जिसमें आपको लाइफ का और अपने एडमिनिस्ट्रेशन का और अपने एग्जाम का एप्लीकेशन ना मिले। हर जगह एप्लीकेशन मिलने वाला है, हर जगह उपयोग मिलने वाला है।
तो इस तरीके से करिए कि जिससे टॉपिक सेंट्रल लिंक होंगे, आप इसको फिर ऐसे में भी इस्तेमाल कर पाएंगे, आंसर राइटिंग में अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। शशांक त्यागी साइनिंग ऑफ।